कंटिन्यू करें? यस सर। ओके, चलो ठीक है। चलो, तो वर्केबिलिटी के बारे में बता दिए थे कि ये भी कंक्रीट का एक प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी? वैसा प्रॉपर्टी जिससे कि हम कंक्रीट के साथ आसानी से वर्क कर सकें। कौन कौन सा वर्क? वो वर्क होता है हमारा प्लेसिंग नहीं, मिक्सिंग भी, ट्रांसपोर्टिंग भी, प्लेसिंग भी, फिनिशिंग भी। ये सारा का सारा जब हम उस कंक्रीट से कर लेते हैं तो इसका मतलब हम बोल देते हैं कि वो कंक्रीट हमारा वर्केबल है। तो बेसिकली इस पॉइंट को याद रखना, और यही सब जगह डिफिनीशन ही चलता है। इट इज द ईज विथ व्हिच वी वर्क। कि कौन सा काम? मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, फिनिशिंग, और जो भी वर्क है वो सारा का सारा वर्क अगर हम उस कंक्रीट से कर लेते हैं तो वो हमारा कंक्रीट वर्केबल कंक्रीट कहलाता है। अब बेसिकली इसको अच्छे से समझो। जो हमारा कंक्रीट है, मान के चलो जो हमारा यहाँ पे कंक्रीट जो बना, ये बेसिकली कंक्रीट हमारा जो हमारा यहाँ पे कंक्रीट है, ये बेसिकली कंक्रीट, इससे हम काम तब कर पाएंगे, मतलब अगर हमको मान के चलो कि यहाँ पे हमको इस कंक्रीट को मिक्सिंग करना है, तो हमको पता है कि इस कंक्रीट में हमारे एग्रीगेट है और हमारा सीमेंट होगा और जो कुछ भी होगा। तो बेसिकली जो हमारे एग्रीगेट है, ये हमारे एग्रीगेट है। तो ये जो एग्रीगेट है, इन एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। पीछे हम पढ़ के आ गए कि हमारा एग्रीगेट का जो स्ट्रेंथ होता है, जो हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है, वो बेसिकली दो चीज से आता है। एक उसके इंटर पार्टिकल लॉकिंग या फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, और दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम था। तो हमारे एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में भी फ्रिक्शन होंगे। बस यहीं पे फोकस करो सब यहाँ पे। तो जो हमारे एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में फ्रिक्शन हो गए, अगर मान के चलो कि हमारे एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा हो गया, दैट मीन्स हम उस मिक्स से या फिर उस कंक्रीट के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे कंक्रीट में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, दैट मीन्स उस कंक्रीट के साथ हम काम नहीं कर पाते हैं। कौन कौन सा काम? हम ना तो उसका मिक्सिंग कर पाते, ना उसका ट्रांसपोर्टिंग कर पाते, ना प्लेसिंग कर पाते, ना ही उसका फिनिशिंग कर पाते। और किसी भी चीज में फ्रिक्शन कम हो जाता है, जैसे कि अभी जस्ट ज्योमेट्रिक डिजाइन तुमको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि एक हमारा होता है ओल्ड टायर, एक होता है न्यू टायर। अब ये दोनों टायर के बीच में जब वेट कंडीशन रहता है, तो वेट कंडीशन के टाइम में यहाँ पे हमारा पानी और जो भी हमारा मड है वो आ जाता है। तो बेसिकली जो पानी और मड आ जाता है वो हमारा लुब्रिकेशन का काम कर देता है। वैसे ही जैसे ही हम यहाँ पे मोटार मिलाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे मोटार को मिक्स करते हैं, बेसिकली जो हमारा मोटार रहता है, जो कि सैंड और हमारे सीमेंट का मिक्सचर रहता है, वो हमारे इन एग्रीगेट के ऊपर लुब्रिकेशन का काम करना स्टार्ट करता है। तो जो हमारे एग्रीगेट के ऊपर लुब्रिकेशन कर दिया, जैसे ही सारा का सारा एग्रीगेट के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर लुब्रिकेशन हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर लुब्रिकेशन हो गया, इस एग्रीगेट के ऊपर हमारा लुब्रिकेशन हो गया। जैसे ही लुब्रिकेशन हो गया, हमारा जो एग्रीगेट के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था या फिर जो भी हमारे एग्रीगेट के बीच का फ्रिक्शन था, वो रिड्यूस कर पाता है। और जैसे ही रिड्यूस हो गया, हमारा कंक्रीट जो है वो हमारा कंक्रीट वर्केबल हो गया। तो यहाँ से हमको दो चीज पता चला, हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी होते हैं। स्ट्रेंथ क्या होते हैं वो डिस्कस हो गया। वर्केबिलिटी हमारे कंक्रीट का वैसा प्रॉपर्टी जिसमें कि हम आसानी से उस कंक्रीट के साथ वर्क करें। कौन कौन सा वर्क करें ये पता चल गया। अब जो वर्केबिलिटी होता है, इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है हमारे एग्रीगेट के बीच का फ्रिक्शन। और हमको पता है कि हमारे एग्रीगेट के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए उस एग्रीगेट को हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ देने के लिए। लेकिन अगर हमारे कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, डेट मीन्स फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, तो हम उस कंक्रीट को वर्केबल नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हमको उसको वर्केबल बनाने के लिए उसको लुब्रिकेशन करना पड़ता है। और लुब्रिकेशन के रूप में हम लोग जो भी हमारे पास बाइंडिंग मटेरियल है उसके पेस्ट के हम लोग यूज कर लेते हैं। तो वही कहीं नीचे लिखा है, इट इज द ईज विथ व्हिच वी कैन वर्क। कौन कौन सा वर्क? दिस ease of work depend upon the friction between particle which can be reduced by lubricating action of paste of binding material।
तो यहाँ से अब हम जाएंगे अपने काम पे, मतलब अपने शेप टेस्ट पे जाएंगे। लेकिन ये हमको बेसिक तुम लोग को बताना था, क्योंकि हमको इसी से रिलेट करना है कि हमारा राउंडेड एग्रीगेट आएगा, हमारा एंगुलर एग्रीगेट आएगा, हमारा फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट आएगा, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा। तो ताकि तुम लोगों को ना स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ये पूरा का पूरा पीछे कहानी बता दी। तो ये जो कहानी बताएं स्ट्रेंथ का, कि हमारे जो भी एग्रीगेट है उनके बीच में हमारा बॉन्ड इंटर पार्टिकल लॉकिंग और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो होना चाहिए। वर्केबिलिटी है, डेट मीन्स हमारा जो भी फ्रिक्शन होता है वो हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो बेसिक काम ये होता है कि हम जो अपना बाइंडिंग मटेरियल है उसके पेस्ट को यूज करें और अपने वर्केबिलिटी को बढ़ा दे, और जो भी हमारा एग्रीगेट है उसके ऊपर हमारा जो भी बाइंडिंग मटेरियल का पेस्ट है वो लुब्रिकेशन का काम करते हैं। अब आते हैं अपने शेप टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के ऊपर। तो देखो सब लोग, काम खत्म अब इधर से हमारा। अब देखो बेसिकली जो भी हमारे एग्रीगेट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, ये तुम्हारा राउंडेड एग्रीगेट है। आई थिंक सबको दिख रहा है। Yes, sir. ओके Yes. देखो सब, ये जो है बेसिकली ये तुम्हारा राउंडेड एग्रीगेट है। ये तुम्हारा राउंडेड एग्रीगेट है। तो हमको पता चल गया कि हमारा जो भी एग्रीगेट होगा वो बेसिकली राउंडेड शेप का भी होता है। यहाँ पे देखो तुमको राउंडेड दिखा के रखा है। यहाँ पे तुम्हारा एंगुलर एग्रीगेट है, ये भी तुम्हारा राउंडेड एग्रीगेट है। यहाँ पे तुमको फ्लैकी एग्रीगेट, अच्छा रुको एक सेकेंड, जस्ट वेट, इसके इमेज को बोलते हैं। एंगुलर मिला, और कोई एक ऐसा पिक जिसमें सब हो। चलो ठीक है, ऊपर एक पिक था, देखते हैं उसी को, और तो कोई बेस्ट पिक नहीं मिला। इसी को समझो। यहाँ पे देखो सब लोग, आई थिंक सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो हमारे एग्रीगेट है बेसिकली, एक पीछे बताए ही तुमको कि बेसिकली हमारे पास 4 शेप का एग्रीगेट होता है, 4 शेप के एग्रीगेट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं राउंडेड एग्रीगेट, एक हमारे पास होते हैं एंगुलर एग्रीगेट, एक फ्लैकी और एक इलोंगेटेड। तो ये बेसिकली तुम्हारा इलोंगेटेड एग्रीगेट है। चल क्यों नहीं रहा इस पे, देखो इधर सब, ये तुम्हारा इलोंगेटेड एग्रीगेट है, एक तुम्हारा फ्लैकी एग्रीगेट है। ये जो है तुमको, ये सारा का सारा तुमको एंगुलर एग्रीगेट दिखा रहा है। और राउंडेड एग्रीगेट तो तुम जान ही रहे हो कि पीछे जो तुम्हारा ऐसे गोल गोल जो एग्रीगेट था वो तुम्हारा राउंडेड एग्रीगेट था। फ्लैकी एग्रीगेट को तुम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे अभी जो बैठे हुए होगे कॉपी किताब लेके, तो बस कॉपी के एक पेज को तुम समझो कि वो तुम्हारा फ्लैकी एग्रीगेट है। मतलब वैसा भी एक एग्रीगेट आता है, उसी एग्रीगेट को हम लोग फ्लैकी एग्रीगेट बोलते हैं। और हाथ में पेन जो होगा उसको समझ सकते हो कि उस शेप का भी हमारा एक एग्रीगेट रहता है जिसको कि हम लोग इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। और इस एग्रीगेट को तो देखे ही होंगे, एंगुलर एग्रीगेट, जनरली इसी एग्रीगेट को तो हम लोग यूज करते हैं। अपना जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो हम लोग एंगुलर एग्रीगेट को ही यूज करके अपना बनाते हैं। बेसिकली ये हमको आइडिया कैसे आया कि जो भी हमारा एंगुलर एग्रीगेट है उसी को हम यूज करेंगे, हम फ्लैकी एग्रीगेट को क्यों नहीं यूज करेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट को क्यों नहीं यूज करेंगे, और अपने राउंडेड एग्रीगेट को क्यों नहीं यूज करेंगे। अगर यूज भी करेंगे तो इसमें क्या क्या हमको मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, इसी के लिए अभी हम स्ट्रेंथ और पूरे के पूरे वर्केबिलिटी का कंसेप्ट जाने। अब आओ सब, तुम ही लोग बताते जाना क्या क्या बताओगे। अब सबसे पहले देखो सब, देख लिए सब लोग शेप, 4 शेप का एग्रीगेट हमारा कौन कौन सा शेप था। सर 4 टाइप्स का था, राउंडेड, एंगुलर, एंगुलर, इलोंगेटेड। ओके,
ठीक है, तो बेसिकली ये 4 शेप के जो हमारे एग्रीगेट है वो प्रीडोमिनेंटली हमको मिलते हैं। राउंडेड एग्रीगेट, हमारे पास एंगुलर एग्रीगेट, हमारे पास फ्लेकी एग्रीगेट और हमारे पास इलोंगेटेड एग्रीगेट। अब सबसे पहला जो एग्रीगेट है ये है हमारा राउंडेड एग्रीगेट। सबसे फर्स्ट जो एग्रीगेट है इसको हम लोग बोलते हैं राउंडेड एग्रीगेट। अब तुम ही लोग सब कुछ बताओगे, इसीलिए हम सब कुछ पहले ही बता दिए। अब तुम लोग का बारी। राउंडेड, ROUNDED, राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट। सब लोग देखा भी, पीछे एक डायग्राम भी दिखा दिए। राउंडेड सब देखा कि सर ये जो एग्रीगेट होता है ये आपका कुछ इस शेप का होता है। ड्राइंग कुछ हो सकता है क्या? यस, और बनेगा जबरदस्त। अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसके नीचे में। ओके, चलो देखो ये सारा का सारा हमारा राउंडेड एग्रीगेट है और पीछे देख भी लिए थे कि कुछ इस टाइप का हमारा एग्रीगेट था। अब खुद हमको ये बताओ कि ये जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं, इन राउंडेड एग्रीगेट के बीच में स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो, इंटर पार्टिकल लॉकिंग कैसा है? बहुत कम। ओके, कोई बोला कि सर हमको यहाँ से दिख रहा है कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के लॉकिंग बहुत कम है। यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि यहीं पे एक कांटेक्ट है, तो क्या इसके बीच में इंटर पार्टिकल लॉकिंग रहेगा? तो ये यहाँ से आई थिंक कोई बोला, सुशीला बोली कि सर यहाँ पे हमको एक चीज पता चला कि जो भी हमारा ये एग्रीगेट है इसका इंटर लॉकिंग जो है बहुत कम है सर। इंटरलॉकिंग बहुत कम है। बोले ठीक है, चलो अच्छा बात है, तुमको पता चल गया एक बात कि इंटरलॉकिंग हमारा कम है। दूसरा, कोई हमको ये बताओ कि इसी एग्रीगेट का बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है? मतलब इस एग्रीगेट का बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बताए थे कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो एक टाइप का फ्रिक्शन होता है, और जो हमारा फ्रिक्शन है मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो फंक्शन था तुम्हारे कांटेक्ट एरिया का। तो यहाँ पे हमारा जो कांटेक्ट एरिया है एक एग्रीगेट का दूसरे एग्रीगेट से वो कम है या फिर ज्यादा है? सर बहुत कम। ओके, तो कोई बताए कि सर यहाँ पे जो भी हमारा कांटेक्ट एरिया है वो भी हमारा बहुत कम है। कांटेक्ट एरिया भी जो है हमारे इस एग्रीगेट का बहुत कम है सर। तो ठीक है, इसका कांटेक्ट एरिया भी हमारा बहुत कम आ गया। अगर हमारा कांटेक्ट एरिया कम है दैट मीन्स यहाँ पे हमारे इस एग्रीगेट के बीच में और इस एग्रीगेट के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा। दैट मीन्स हमारा ये एग्रीगेट के, ये जो राउंडेड एग्रीगेट है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट एरिया कम। कांटेक्ट एरिया फंक्शन है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे फ्रिक्शन का दूसरा नाम है। तो अगर हमारा कांटेक्ट एरिया कम, तो कांटेक्ट एरिया कम दैट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ BS लिख देते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो लेस। इफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस दैट मींस फ्रिक्शन इज सो हाई, मतलब फ्रिक्शन हमारा ज्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम दैट मीन्स तुम्हारा फ्रिक्शन भी यहाँ पे कम हो गया। तो सबको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा राउंडेड एग्रीगेट होता है वो एक 4 शेप का एग्रीगेट, एक राउंडेड, एक एंगुलर, एक फ्लैकी और एक इलोंगेटेड। तो जो भी हमारा राउंडेड शेप का एग्रीगेट है उसमें क्या क्या है, वो जो है हमारा एग्रीगेट, वो एग्रीगेट के बीच में इंटर पार्टिकल लॉकिंग बहुत कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम दैट मीन्स फ्रिक्शन बहुत कम। अब इसको रिलेट कर दो स्ट्रेंथ से, इसको रिलेट कर दो स्ट्रेंथ से, क्योंकि स्ट्रेंथ में हम यही दो चीज बताए थे कि स्ट्रेंथ जो होता है हमारे कंक्रीट का गवर्न कराता है इंटरलॉकिंग बिटवीन द एग्रीगेट एंड जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द एग्रीगेट। तो राउंडेड एग्रीगेट का स्ट्रेंथ कैसा होगा?
बोलो। कम होगा सर। सर स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। ओके ओके, तो कोई हमको बता दिए कि सर हमारे जो राउंडेड एग्रीगेट है उनका स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, तो ठीक है, स्ट्रेंथ हमारा बहुत कम हो गया। दूसरा चीज देखो यहाँ पे, अब हम पढ़े थे वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी था कि हम कितनी आसानी से उस कंक्रीट के साथ वर्क कर लेते थे। किस कंक्रीट के साथ? जिस कंक्रीट में हमारा एग्रीगेट रहता था। अब उसी एग्रीगेट के रूप में अगर हम राउंडेड एग्रीगेट को यूज करें, और वो वर्केबिलिटी हम अफेक्ट करता था हमारा फ्रिक्शन। अगर हमारे एग्रीगेट के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण हम उस कंक्रीट से काम नहीं कर पाते थे। डेट मीन्स वो एग्रीगेट से हम काम नहीं कर पाते थे। तो अगर हमारा फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, तो वर्केबिलिटी जो था वो हमारा बहुत कम होता था। यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन बहुत कम है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम है। कॉन्टेक्ट एरिया कम हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गया। तो फ्रिक्शन कम, डेट मीन्स वर्केबिलिटी क्या होगा यहाँ पे? बोलो। ज्यादा होगा। ओके, बहुत हाई होगा। हाँ, वर्केबिलिटी बहुत हाई होगा। तो सबको पता चल गया होगा कि हमारा किस शेप का एग्रीगेट जो है हमारा क्या दे देता है। तो हमको यहाँ से आइडिया आ गया कि हमारा जो राउंडेड एग्रीगेट है, ये राउंडेड एग्रीगेट हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, और हमारा वर्केबिलिटी जो है स्ट्रेंथ कम देता है, और वर्केबिलिटी जो है हमको हाई देता है। क्यों? फिर से एक बार देख लो, एक बार फिर से देख लो, क्योंकि एक बार राउंडेड बता देते हैं, उसके बाद एंगुलर, फ्लैकी, इलोंगेटेड तुम लोग खुद ब खुद विजुअलाइज करना। एक एंगुलर भी बता देंगे, बाद बाकी तुम लोग विजुअलाइज करना, क्योंकि सब में यही एक कंसेप्ट जाएगा। क्या कंसेप्ट बताएं? एक स्ट्रेंथ का बताएं, एक वर्केबिलिटी का बताएं। स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी दोनों हम कंक्रीट में चेक करते हैं, और दोनों प्रॉपर्टी हमारा एग्रीगेट ही इम्पार्ट कराता है। और एग्रीगेट जो इम्पार्ट कराता है, तो बेसिक जो हमारा टेस्ट होता है एग्रीगेट का, वो सेफ टेस्ट के बेसिस पे ही हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो स्ट्रेंथफुल है या फिर वर्केबल है। और जो हमारा ये कंक्रीट है, ये बेसिकली हमारे बिल्डिंग मटेरियल का भी पार्ट है, और ये बेसिकली हमारे पेवमेंट डिजाइन में एक हमारा पेवमेंट बनता है, कंक्रीट पेवमेंट, उसका भी पार्ट है। तो एग्रीगेट का जो शेप टेस्ट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शेप टेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम ये पता कर पाते हैं कि अगर हमारा राउंडेड एग्रीगेट है, तो ये हमारा जो स्ट्रेंथ देगा वो ज्यादा देगा कि वर्केबिलिटी ज्यादा देगा। किस केस में हमारा स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगा, वर्केबिलिटी भी ज्यादा आएगा। तो ये सारा का सारा जो एनालिसिस होता है, वो हमारे एग्रीगेट के शेप के बेसिस पे स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी निकलता है। इसीलिए हम स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी जाने। स्ट्रेंथ बेसिकली दो चीज इंपार्ट कराता है, एक इंटरलॉकिंग और दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ। इंटरलॉकिंग यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे मान के चलो यहाँ ये इसे टच करेगा, तो देखो बस ये छोटा सा एक गेंद के ऊपर एक और गेंद रख दोगे, तो देखोगे कि ये तुरंत दोनों गेंद, ये गेंद ऊपर से नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो भी इंटरलॉकिंग है वो बहुत कम है, या फिर जो भी कॉन्टेक्ट एरिया है वो बहुत कम है, तो ये आसानी से तुम्हारा उतर जाएगा। तो वही बताएं कि इंटरलॉकिंग जो होता है राउंडेड एग्रीगेट में बहुत कम होता है, और तुम लोग ही बताएंगे सर इंटरलॉकिंग बहुत कम है। दूसरा, इंटरलॉकिंग इसलिए कम हो गया क्योंकि जो कॉन्टेक्ट एरिया था वो हमारा बहुत कम हो गया। तो कॉन्टेक्ट एरिया कम हो गया। कॉन्टेक्ट एरिया तुम्हारा फंक्शन होता है किसका? बॉन्ड स्ट्रेंथ का, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का दूसरा नाम फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का क्या क्या नाम था ये भी पता है कि यहाँ फ्रिक्शन बोलो, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसी को तुम विस्कोसिटी बोले थे, उसी को तुम ड्रैग फोर्स भी बोले थे, सॉइल मैकेनिक्स में उसी को तुम परमेबिलिटी बोले थे, उसी को तुम सीपेज प्रेशर बोले थे। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है हमारे फ्रिक्शन का है। तो अभी बस फ्रिक्शन पे फोकस किए, तो फ्रिक्शन हमारा कम हो गया क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया हमारा कम हो गया। तो वर्केबिलिटी में बताया तुमको कि अगर हमारे एग्रीगेट के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा रहता है तो वर्केबिलिटी हमारा कम रहता है। यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन ही बहुत कम है क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम है, तो हमारा वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा और स्ट्रेंथ कम रहेगा। तो ये ध्यान रखना, जो भी राउंडेड एग्रीगेट होते हैं उनमें स्ट्रेंथ कम, उसका वर्केबिलिटी ज्यादा रहता है। तो बेसिकली देख लो, सब देखना है सबको, तो देख लो, यही लिखा हुआ होगा उसमें भी, तुम ही लोग बताए हो। देखो शेप टेस्ट में बोला, ये सब बता दिए कि ये तुम्हारा राउंडेड, ये तुम्हारा कौन बताए थे, एंगुलर, ये तुम्हारा फ्लैकी, मतलब कॉपी का जो पेज हो गया वो फ्लैकी, इलोंगेटेड जो पेन है हाथ में उस शेप का भी एग्रीगेट रहता है वो तुम्हारा इलोंगेटेड एग्रीगेट, देख भी लिए पिक्चर। शेप ऑफ एग्रीगेट गवर्न्स बोथ वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर। किसका मिक्सचर? कंक्रीट का मिक्सचर। और यही हमारा शेप ऑफ एग्रीगेट बार बार
4-5 बार बोल दिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही हमारे कंक्रीट के भी सब कुछ को गवर्न करता है। इसीलिए क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट से भी इंपॉर्टेंट हमारा सेफ टेस्ट हो जाता है। सेफ टेस्ट में ये भी तुमको बता दिए कि राउंडेड एग्रीगेट क्या करता है। राउंडेड एग्रीगेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्केबल मिक्स, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्केबल मिक्स। ये हमारे मिक्स को वर्केबल बनाता है। क्यों वर्केबल बनाता है ये तुमको पता चल गया, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा बहुत कम हो जाता है। हैविंग, और इसी वर्केबल राउंडेड एग्रीगेट हैविंग लो स्ट्रेंथ एज लेसर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेशन। इन दिस केस लेस एरिया को हम लुब्रिकेट कर पाते हैं क्योंकि हमारा फ्रिक्शन ही कम है, कॉन्टेक्ट एरिया ही कम है, तो किसके ऊपर लुब्रिकेशन करेंगे। एंड पुअरर इज द इंटर पार्टिकल लॉकिंग एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इस केस में हमारा जो होता है वो पुअर यानी बहुत कम हमारा इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। एंगुलर एग्रीगेट को देखो सब, ये तुम्हारा एक एंगुलर एग्रीगेट है और ये भी तुम्हारा एक एंगुलर एग्रीगेट है। अब यहाँ पे देखोगे तो जो भी तुम्हारा एंगुलर एग्रीगेट होता है ये तुमको स्ट्रॉन्ग मिक्स बना के देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा ये इंटर पार्टिकल लॉकिंग है ये भी तुम्हारा अच्छा है। यहाँ पे एक जो एग्रीगेट है दूसरे एग्रीगेट से उसका कांटेक्ट एरिया भी तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कांटेक्ट एरिया ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ पे जो तुम्हारा होता है फ्रिक्शन वो भी तुम्हारा यहाँ पे ज्यादा आता है। तो डेट मीन्स अगर तुम्हारा एंगुलर एग्रीगेट है तो जो हमारा कंक्रीट बनेगा, जो हमारा मिक्स बनेगा उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे वर्केबिलिटी जो होता है वो भी हमारे राउंडेड एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट और इलोंगेटेड एग्रीगेट सबको ऑब्जर्व किया गया। सबको ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि हमारे एंगुलर एग्रीगेट के केस में हमारा माना कि हमको स्ट्रॉन्ग मिक्स मिलता है। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब कि जो भी हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगा कंक्रीट का वो अच्छा मिलेगा, वर्केबिलिटी यहाँ पे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा रहता है और कांटेक्ट एरिया ज्यादा डेट मीन्स फ्रिक्शन बहुत ज्यादा। तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, डेट मीन्स यहाँ पे हमको वर्केबिलिटी जो होता है वो हमको कम मिलता है। तो इस चीज को याद रखना। लेकिन जो वर्केबिलिटी हमको कम मिलता है तो ये वर्केबिलिटी जो कम मिला ये हमको फ्लैकी एग्रीगेट जब यूज करेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट जब यूज करेंगे तो वो दोनों जब यूज कर लेंगे तो उस केस में जो हमारा कंक्रीट बनेगा उस कंक्रीट में हमारा ना तो स्ट्रॉन्ग जो है मतलब स्ट्रेंथफुल कंक्रीट बनेगा या फिर हमारा वर्केबल कंक्रीट बनेगा। तो दो ही केस आता है, कब? जब हम राउंडेड एग्रीगेट को यूज करें या फिर हम एंगुलर एग्रीगेट को यूज करें। यही दो केस रहता है जिस केस में हमको जो हमारा मिक्स बनता है वो या तो स्ट्रेंथफुल या फिर ज्यादा वर्केबल मिलता है। तो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं और अपने एंगुलर एग्रीगेट को मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक एम हमारे स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ के ऊपर रहता है और वर्केबिलिटी को तो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वर्केबिलिटी हमारा गवर्न कराएगा, जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल है उसका पेस्ट हमको हमारे वर्केबिलिटी में लुब्रिकेशन ला देगा, मतलब हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा लुब्रिकेशन ला के। तो इसके साथ हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी तक में हम ये सीखे कि हमारा चार चार टाइप का जो शेप होता है वो होता है एग्रीगेट का, राउंडेड, एंगुलर, फ्लेकी, इलोंगेटेड। राउंडेड में तुमको अच्छे से समझा दिए पूरा डायग्राम बना के कि कैसे कैसे क्या चीज हमारा गवर्न करता है। अब उसके बाद ये तुमको बता दिए कि राउंडेड में तुम्हारा क्या कैसे क्या होता है, एंगुलर में भी देख लो एंगुलर क्या बोलता है, जो बताए वही है। एंगुलर एग्रीगेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिक्स। अब स्ट्रॉन्ग मिक्स क्यों आया? क्योंकि जो भी तुम्हारा इंटर पार्टिकल लॉकिंग होगा एग्रीगेट के बीच में अच्छा हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब फ्रिक्शन भी तुम्हारा अच्छा है तो स्ट्रॉन्ग मिक्स बना। एंड हैविंग लेस वर्केबिलिटी, इसका वर्केबिलिटी लेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा फ्रिक्शन है वो ज्यादा आया, फ्रिक्शन ज्यादा आया तो एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट के ऊपर मूव नहीं करने देगा। डेट मीन्स उसको जो उसका प्लेसिंग हो या फिर मिक्सिंग हो या फिर ट्रांसपोर्टिंग हो वो करने ही नहीं देगा, तो वर्केबिलिटी जो होता है इसका लेस आ जाता है। एज बेटर इज द इंटर पार्टिकल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, पता ही है तुमको क्यों हुआ। बट मोर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड इन दिस केस, और हमारा अगर बहुत ज्यादा एरिया है तो हमको बहुत ज्यादा एरिया को लुब्रिकेट करना पड़ता है। लेकिन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तुमको बता दिए कि हम इससे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो भी पेस्ट बनेगा वो हमको पता है कि हम ही को बनाना है, तो हम पेस्ट बनवा के अच्छे से लुब्रिकेशन करा देते हैं और अपने एंगुलर एग्रीगेट को जनरली हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट देखो क्या बता रहा है, फ्लैकी और जो इलोंगेटेड है ये हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ काम आता है बेसिकली, आई थिंक ये मिस है।
चलो ठीक है। एंगुलर जो तुम्हारा, और दो टाइप का जो तुम्हारा एग्रीगेट है, फ्लेकी और इलोंगेटेड। यहाँ पे देखो ये दो डायग्राम तुमको और बता दिए। बेसिकली यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा फ्लेकी है, मतलब तुम्हारा एक एग्रीगेट देख भी लिए वहां से डायग्राम में। और याद रखो कि जो तुम्हारे कॉपी का एक पेज होगा वो तुम्हारा एक फ्लेकी एग्रीगेट, उस टाइप का भी एक एग्रीगेट आता है जिसको चिपटा चिपटा पूरा, और ये तुम्हारा इलोंगेटेड एग्रीगेट है। तो बेसिकली जो फ्लेकी एग्रीगेट है, जो इलोंगेटेड एग्रीगेट है, फ्लेकी को दो पेज को ऐसे खड़ा कर दो, इंटरलॉकिंग होगा ही नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएगा। तो बेसिकली जो फ्लेकी एग्रीगेट है, इलोंगेटेड एग्रीगेट है, ये दोनों एग्रीगेट में ना तो हमारे स्ट्रेंथ मिल पाते हैं और ना ही हमारे वर्केबिलिटी को ये गवर्न कर पाता है। तो बेसिकली दो चीज को हम फोकस करते हैं, एक राउंडेड एग्रीगेट को और एक एंगुलर एग्रीगेट को। लेकिन तुमको हम टेस्ट करना चारों एग्रीगेट का सिखा देंगे कि राउंडेड एग्रीगेट को कैसे चेक करते हैं, एंगुलर एग्रीगेट को कैसे सेप टेस्ट उसका हम लोग चेक करते हैं, इवन फ्लैकी को कैसे करते हैं, इलोंगेटेड को कैसे करते हैं। जनरली फ्लैकी और इलोंगेटेड को ही हम लोग चेक कर लेते हैं अपने लैब में। तो जो तुम्हारे लैब में, ट्रांसपोर्टेशन लैब में जो हम लोग टेस्ट करेंगे, वो हम लोग इलोंगेटेड और फ्लैकीनेस इंडेक्स, ये जो होता है इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स, यही हम लोग चेक करके अपने एग्रीगेट को बता देते हैं। राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट को तो हम लोग चेक भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एग्रीगेट को हमको यूज करना होता है, हमको निकालना वही दोनों एग्रीगेट को होता है, फ्लेकी और इलोंगेटेड को। तो उसको चेक करके अपना उसको साइड कर देते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि उस एग्रीगेट को हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसको जो हमारे लेस इंपॉर्टेंस कंस्ट्रक्शन टाइप होगा या फिर जो हमारे कम काम का होगा कंस्ट्रक्शन, उसमें हम उस एग्रीगेट को यूज कर देंगे, क्योंकि वो भी है एग्रीगेट, तो उसको हम लोग उधर यूज कर लेंगे बेसिकली। अब नीचे आओ, चलो खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि एक्सीलेंट कंक्रीट इज मेड बाय यूजिंग क्रस्ट स्टोन। एक्सीलेंट कंक्रीट इज मेड बाय यूजिंग क्रस्ट स्टोन। यहाँ क्रस्ट स्टोन कहने का मतलब उसका ये है कि तुम्हारा एंगुलर एग्रीगेट, बट द पार्टिकल शुड बी रफली क्यूबिकल इन शेप। जो तुम्हारा पार्टिकल होना चाहिए वो स्पेरिकल नहीं होना चाहिए, वो क्यूबिकल इन शेप होना चाहिए। ये तुम्हारे ईएससी का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था, इसलिए इसको नोट डाल के एक पॉइंट लिख रखा है कि जो भी तुम्हारा कंक्रीट यूज करेंगे, एक्सीलेंट कंक्रीट, वो कैसे बनना चाहिए। तो ऑप्शन था उसमें क्रस्ट स्टोन विथ क्यूबिकल इन शेप, क्रस्ट स्टोन विथ ट्रेंगुलर इन शेप। तो इस पॉइंट को पूछा था, इसलिए इसको नोट पॉइंट में डाल के रखा है कि जो भी तुम्हारा क्रस्ट स्टोन होता है वो अगर क्यूबिकल शेप का है तो उसी को हम लोग एक्सीलेंट कंक्रीट बनाने के लिए यूज करते हैं। बाद बाकी तुमको पता है वर्केबल ज्यादा कब आएगा, लो स्ट्रेंथ कब मिलेगा, तुमको स्ट्रॉन्ग मिक्स कब मिलेगा, तुमको कब स्ट्रॉन्ग मिक्स भी नहीं मिलेगा, और ना ही तुमको वर्केबिलिटी मिलेगा किस एग्रीगेट से। ये सारा का सारा पॉइंट आई थिंक तुमको क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है कि एंगुलरिटी और राउंडनेस ऑफ एग्रीगेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर नोन एज एंगुलरिटी नंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, एंगुलरिटी नंबर। ये जो नंबर है, इसी नंबर से हम अपने एग्रीगेट के एंगुलरिटी और अपने एग्रीगेट के रफनेस को फाइंड आउट करते हैं। एंगुलरिटी पीछे हम एंगुलरिटी नंबर से फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगुलरिटी क्या है, या फिर जो भी हमारा एंगुलर एग्रीगेट है वहीं से हमारा ये टर्म आया एंगुलरिटी। हमारा राउंडनेस एग्रीगेट से आया राउंडनेस। तो ठीक है, जो भी ये दो प्रॉपर्टी है, हमारा एग्रीगेट एंगुलर है या फिर हमारा एग्रीगेट राउंड है, इसको बताने के लिए हम एक पैरामीटर का यूज करते हैं, हम एक स्केल का यूज करते हैं, जिस स्केल को एंगुलरिटी नंबर बोलते हैं। इसको क्या एब्रीविएशन देखो, एन, which represent the volume of void in the sample। ये जो होता है वो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ void को बताता है। वॉल्यूम ऑफ void मतलब VV, वॉल्यूम ऑफ void इन द सैंपल, मतलब तुम्हारे सैंपल में कितना वॉल्यूम ऑफ void है, किसके सैंपल में। वो सैंपल या तो तुम्हारा राउंडेड हो सकता है या फिर तुम्हारा एंगुलर हो सकता है। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ void बताता है। नेक्स्ट है एंगुलरिटी वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 11। जो भी एंगुलरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जो स्टेट पीएससी होता है या फिर क्या बताएं एसएससी जेई होता है, उसमें पूछ देता है कि एंगुलरिटी नंबर वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 7, 7 to 11, 0 to 11 और कुछ और, नन ऑफ दिस। तो ये जो यहाँ पे ये जो टर्म है एंगुलरिटी नंबर वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 11, ये 5 स्टार पॉइंट है, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में पूछ दिया कि एंगुलरिटी नंबर का जो रेंज होता है वो बता दो। नेक्स्ट है कि परसेंटेज इन द सैंपल आर 33%।
किसका परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। ऊपर बता दिए कि एंगुलरिटी नंबर, हमारे पास एक नंबर है, एक स्केल है, जिससे कि हम अपने एग्रीगेट के राउंडनेस और अपने एग्रीगेट के एंगुलरिटी को चेक करते हैं। अब जो एंगुलरिटी नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉइड में। मतलब जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो कितना परसेंट है, ये हमको एंगुलरिटी नंबर निकाल के दे देता है। और बेसिकली जो एंगुलरिटी नंबर का रेंज है वो 0 to 11 है। अब जो परसेंटेज वॉइड इन द सैंपल है, अब एंगुलरिटी नंबर को तो हम इसी स्केल में अपना डिनोट कर रखे हैं, और हम अपना रेंज बता रहे हैं 0 to 11, तो फिर हम परसेंटेज वॉइड को भी अपना एक नंबर दे दिए। ऊपर एंगुलरिटी नंबर है, देखो नीचे परसेंटेज वर्ड्स है, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है। अगर एंगुलरिटी नंबर 0, तो इसको हम लोग बोल देते हैं 33% वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है। अगर एंगुलरिटी नंबर 11, तो इसको हम बोल दिए कि यहाँ पे जो भी हमारा परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है वो 43 है। अब कोई बोल देगा कि सर हमको जो परसेंटेज वॉल्यूम वर्ड्स है, परसेंटेज यहाँ पे कोई बोल देगा कि सर हमको परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो है वो हमको 38% आ गया, तो कितना होगा मेरा एंगुलरिटी नंबर? तो घटा दो 30, हमारा 0%, हमारा जो 0 एंगुलरिटी नंबर था उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वर्ड कितना लिया? हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड लिया 33%। तो जब तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड 33% है, तो तुम्हारा एंगुलरिटी नंबर 0 है, तो 38 होगा, तो 33 को घटा दो, तो तुम्हारा 5, एंगुलरिटी नंबर 5 हो गया। अब देखो, अगर तुम्हारा एंगुलरिटी नंबर 0, दैट मीन्स तुम्हारा जो एग्रीगेट होगा वो ज़्यादा तुम्हारा राउंडनेस होगा और कम एंगुलर होगा। अगर एंगुलरिटी नंबर 1, तब पर भी तुम्हारा वो जो एग्रीगेट होगा वो राउंडेड होगा, एंगुलर कम होगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा एंगुलरिटी नंबर 11, मतलब एक रेंज है यहाँ पे 7 के बाद, मतलब 7, दैट मीन्स तुम्हारा कितना 40, अगर तुम्हारा परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आ जाएगा 40%, अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, तो फिर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि हमारा वो जो एग्रीगेट है वो एग्रीगेट हमारा एंगुलर है। और अगर 40 से नीचे रहा, तो अगर 40 से नीचे रहा, डेट मीन्स मेरा अगर एंगुलरिटी नंबर 7 से लेस रहा, तो हम बोल देते हैं कि वो जो मेरा एग्रीगेट है वो एग्रीगेट मेरा राउंडेड एग्रीगेट है। तो आई थिंक अभी तक सबको क्लियर हो गया कि एंगुलरिटी क्या होता है, राउंडनेस क्या होता है, फ्लैकीनेस क्या है, इलोंगेशन क्या है। अगर हमारा राउंडेड एग्रीगेट है तो उस केस में हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा कि वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारा आई थिंक एंगुलर एग्रीगेट है तो उस केस में स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा कि वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारा फ्लैकी एलोंगेटेड एग्रीगेट है तो उस केस में हमको वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगा कि स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद हमारा जो एंगुलरिटी नंबर है, हमारा जो राउंडनेस, जो भी हमारा सॉरी जो भी हमारा राउंडनेस या फिर जो भी हमारा एंगुलरिटी है, वो हम किस स्केल से मेजर करते हैं, उस स्केल को और एक पैरामीटर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि कैलिब्रेट कर दिए और बचपन से पता है कि हम किसी एक चीज को किसी दूसरे पैरामीटर में कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो जो एंगुलरिटी नंबर था उसको कैलिब्रेट कर दिया। एंगुलरिटी नंबर का वैल्यू हमको बताया कि 0 to 11 है, तो ये बता दिए। परसेंटेज वॉल्यूम जो होता है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वो 33% टू लेके 44% के बीच में रहता है। एंगुलरिटी नंबर अगर तुम्हारा 7 से नीचे आ गया, तो हम बोल देंगे कि हमारा राउंडेड एग्रीगेट है। अगर 11 है, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो भी एग्रीगेट है वो बहुत ज्यादा एंगुलर है। अब नीचे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्ही लोग के लिए। सबको समझ में आ गया अभी तक? यस सर। चलो ठीक है, Yes. इस क्वेश्चन को तुम लोग बनाओ, सॉल्व करो। 2 मिनट है तुम लोग के पास, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करो, बना के देखो, कुछ है नहीं, तुमको पता चल जाएगा। सबको दिख रहा होगा, द weight of coarse aggregate having a specific gravity 2.65 which is completely filling into a cylinder of volume इतना is 5247 gram. What is the angularity number and comment upon shape of aggregate? बता दो। ये तुम्हारा एक एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम दे दिया है क्या? हाँ, सिलेंडर का तुमको वॉल्यूम दे दिया, इसका वॉल्यूम तुमको दे दिया। ये तुम्हारा जो ये वॉल्यूम है इसका तुमको पता है। ये तुम्हारा जो कोर्स एग्रीगेट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको दे दिया, इसका जी का वैल्यू तुमको दे दिया, और क्या दे दिया, इनटू सिलेंडर एज। अच्छा ठीक है, इसका मास भी तुमको दे दिया, जो तुम्हारा इसका मास है ये भी तुमको दे दिया। कौन सा? कोर्स एग्रीगेट का तुमको मास भी दे दिया, क्योंकि ग्राम में दिया है तो ये वेट नहीं होगा, यहाँ पे मास होगा। ठीक है, तो मास भी तुमको दे दिया। तो देखो तुमको मास दे दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है?
डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बटा यूनिट वेट ऑफ वाटर पढ़े होगे। अब यूनिट वेट को हम डेंसिटी में भी बोल सकते थे, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे तुम्हारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होगा वो कोर्स एग्रीगेट है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड को तुम क्या चीज में तोड़ सकते हो, मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ले लो, क्योंकि ये तुम्हारा ग्राम में है, ये तुम्हारा मीटर में है, तो एक यूनिट में रखो, इस ग्राम को मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर तुमको 1000 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे तुमको एमएस का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से तुम जी का वैल्यू दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बीएस निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लो। तुमको टोटल वॉल्यूम दे रखा है ये। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तुमको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, तुमको टोटल वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का, उसमें तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाइड भी होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी होगा, तो इससे तुम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड निकाल लोगे। अब जैसे ही तुम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाइड निकाल लोगे, इसका परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड निकाल लो, परसेंटेज भी निकाल लो, परसेंटेज भी कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अब देखो इसका कितना वैल्यू आया, इसी का निकला भी इंटू 100। सब कुछ तो हम बता ही दिए, बता दो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना आया, उसी के बेसिस पे हम बता देंगे एंगुलरिटी नंबर। और जैसे एंगुलरिटी नंबर आ जाएगा, हमको पता चल गया कि हमारा किस शेप का एग्रीगेट है। निकालो सब, एमएस सबको पता ही है, सब कुछ तो बता दिए। देखो बता ही देते हैं, हम ही बता देते हैं। चलो देखो सब, एमएस पता था तुमको, ये तुमको भी पता था, ये जी पता था, वही किया सेम टू सेम। वीएस तुम्हारा यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, वीएस फाइंड आउट करने के बाद वही लाया, v इक्वल टू वी प्लस बी एस। यहाँ से तुमको वीएस पता था, v पता था, v निकाला, v निकाला, तुम यहाँ पे देखो परसेंटेज उसका निकाल लिया, यहाँ पे इसका परसेंटेज निकाल लिया, तो तुम्हारे वीबी का आया परसेंटेज 34%। अब यहाँ पे खुद देखो तुम्हारा परसेंटेज ऑफ वीबी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड अगर तुम्हारा 33% है, 33% है, तो एंगुलरिटी नंबर तुम्हारा 1 है, एंगुलरिटी नंबर इज इक्वल टू 1। अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाइड 30, एंगुलरिटी नंबर तुम्हारा 0 है, देखना 0 पे तुम्हारा 33 था, अगर तुम्हारा ये 34 हो गया तो एंगुलरिटी नंबर तुम्हारा 1 आ गया। और शेप ऑफ एग्रीगेट देखो यहाँ पे, शेप ऑफ एग्रीगेट इज राउंडेड, वहाँ पे देख लो एक बार फिर से कि तुम्हारा एंगुलरिटी नंबर अगर 0 है तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड 33% है, यहाँ पे 34 आया तो एंगुलरिटी नंबर तुम्हारे पास 1 आ गया, और अगर 1 आया तो तुम्हारा जो भी एग्रीगेट होगा वो राउंडेड शेप का है। सबको समझ में आ गया? आगे चले फ्लैकी एंड इलॉन्गेटेड पे, समझ में आया सबको? यस सर। चलो यस सर। और देखते देखते तुम लोग ये ईएस का क्वेश्चन था 2016 का 10 नंबर का, ये सॉल्व भी कर लिए। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन था, जाके देख लेना किसी के पास अगर कन्वेंशनल हो ईएससी का। 2016 में यही क्वेश्चन पूछा था 10 नंबर में, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, पेमेंट मटेरियल से ये क्वेश्चन था। इवन तुम लोग देखना ऑब्जेक्ट